अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अहमद कोचिंग। मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मेथड के बारे में। बायोलॉजिकल मेथड स्टार्ट होता है ऑब्जर्वेशन या मुशाहिदे से और मूव करता है हाइपोथेसिस की तरफ, जिसको आप कहते हैं कि आपने कोई मफरूज़ा बना लिया है। मफरूज़े के बाद आप करते हैं एक्सपेरिमेंट्स या तजर्बात। उसके बाद हमारे पास आ जाती है थ्योरी और थ्योरी के बाद बनता है साइंटिफिक लॉ। सबसे पहले देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन या मुशाहिदे को। अब मुशाहिदा जो है वो चांस ऑब्जर्वेशन होती है, यानी कि अचानक आप कहीं पर बैठे हैं और आपने कोई एकदम से कोई चीज़ देखी और आपने कहा ओह ये तो ऐसे ही हो रहा है। फ़र्ज़ करते हैं कि आपने देखा कि वहाँ पर एक छोटा सा परिंदा है और आप समझ रहे हैं कि यार ये परिंदा तो जो है वो नहीं उड़ सकता, बस एक छोटा सा क्यूट सा बस बर्डी है ये, ठीक है। लेकिन एकदम से क्या हुआ कि वो परिंदा उड़ना शुरू हो जाता है, तो आपके पास ये क्या है, ये एक चांस था जिसमें आपने मुशाहिदा किया कि ये वाला जो बर्ड है ये उड़ सकता है। तो ये आपकी क्या है, ऑब्जर्वेशन है। अब ऑब्जर्वेशन जो है वो आप 5 तरीके से कर सकते हैं या 5 सेंसेस को या हिस्सों को इस्तेमाल करते हुए करते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है देखने की हिस्स, सुनने की हिस्स, सूंघने की हिस्स, चखने की हिस्स और इसके साथ साथ छूने की या टच करने की हिस्स। कोई भी हिस्स को इस्तेमाल करते हुए आप मुशाहिदा कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी हिस्स ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। मुशाहिदे 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो क्वालिटेटिव होता है या दूसरा क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ की क्वालिटी देख रहे हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि मैंने 2 प्लास्टिक के कप्स ख़रीदे, कप नंबर 1 और कप नंबर 2, और मैंने कहा कि भाई कप नंबर 2 जो है उसकी क्वालिटी तो ज़्यादा अच्छी है कप नंबर 1 के मुकाबले में, क्योंकि वो पकड़ने में भी अच्छा है, उसके अंदर मैंने पानी डाला है तो वो कप गर्म भी नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने कहा कि भाई इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो ये मैंने क्या किया है कि मैंने क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की है, जिसमें मैंने ये मुशाहिदा किया है कि जो कप नंबर 2 है इसकी क्वालिटी कप नंबर 1 के मुकाबले में अच्छी है। जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि मैंने 2 कप ही लिए, एक को मैंने कह दिया कप नंबर 1 और एक को मैंने कह दिया कप नंबर 2, और मैंने देखा कि जो कप नंबर 1 है उसके अंदर मैं 2 लीटर पानी डाल सकती हूँ, जबकि जो कप नंबर 2 है उसमें मैं सिर्फ 1 लीटर पानी डाल सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या मैयर किया, मैंने उसकी क्वांटिटी मैयर किया। क्वांटिटी का मतलब कि यहाँ पर 2 लीटर है और यहाँ पर 1 लीटर है, तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है और मेरी ये ऑब्जर्वेशन जो है वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, जिसके अंदर मैं किसी चीज़ को मैयर कर रही हूँ, ठीक है। जब क्वांटिटीज़ की बात आ जाती है तो वो क्वांटिटेटिव है, जब क्वालिटी की बात आती है तो वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन आ जाती है। अब क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो क्वालिटेटिव के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप किसी भी चीज़ को मैयर कर सकते हैं और जो चीज़ आपने मैयर की है आप उसको नंबर की शक्ल में स्टोर भी कर सकते हैं या रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा भाई यहाँ पर 2 लीटर है और यहाँ पर 1 लीटर है, मैंने मैयर किया और इन क्वांटिटीज़ को मैंने लिख लिया या मैंने इन क्वांटिटीज़ को रिकॉर्ड कर लिया, तो ये मेरे पास आ जाती हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। और ओवरऑल इस तरह से मैंने मुशाहिदा करके किसी भी चीज़ को परखा है। अब ऑब्जर्वेशंस के बाद हमारे पास आते हैं हाइपोथेसिस। जब आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को ऑर्गेनाइज करते हैं एक लाइन की सूरत में या एक स्टेटमेंट की सूरत में, तो उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। फ़र्ज़ करते हैं जैसे मैंने कहा कि भाई जो कप नंबर 1 था उसके अंदर 2 लीटर पानी आ रहा था, जबकि जो कप नंबर 2 था उसके अंदर सिर्फ 1 लीटर पानी आ रहा था, तो मैं स्टेटमेंट दे सकती हूँ कि भाई कप नंबर 1 के अंदर 2 लीटर पानी आता है कप नंबर 2 के मुकाबले में, जिसमें सिर्फ 1 लीटर पानी आता है। इसका मतलब है कि कप नंबर 1 ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये जो एक लाइन मैंने बोली है वो एक्चुअली में मेरा हाइपोथेसिस है, ठीक। और हाइपोथेसिस क्या होता है कि वो एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है उस चीज़ की जो आपने ऑब्ज़र्व किया है, कि भाई मैंने ऑब्ज़र्व किया था इस कप में 2 लीटर पानी आ सकता है और इसमें 1 लीटर पानी आ सकता है, तो मैं किसी को भी बताऊंगी कि भाई ये वाला कप ना लेना, इसमें 1 लीटर पानी आएगा, उसी पैसों में आपको वो वाला कप मिलेगा जिसमें आप 2 लीटर पानी ले सकते हैं। दिस इज़ माई हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस को आप 2 तरीके से जो है वो बना सकते हैं, एक होता है डिडक्टिव रीजनिंग और दूसरी होती है इंडक्टिव रीजनिंग। जब आप डिडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं तो आप उसमें आम से ख़ास की तरफ जो है वो मूव करते हैं, यानी जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आप जाएंगे, और इसके लिए आप यूज़ करेंगे इफ़ एंड देम।
फ़र्ज़ करते हैं कि हमने डिडक्टिव रीज़निंग की और हमने कहा कि तमाम परिंदों के पास पर होते हैं और जो स्पैरो है या जो चिड़िया है वो एक परिंदा है। ये हमने क्या है, एक जनरल ऑब्जर्वेशन की है कि तमाम परिंदों के पास जो है वो पर हैं। ठीक है जी, ये हमारी जनरल हो गई। उसके बाद हमने कहा कि देन फिर जो हमारे पास चिड़िया है उसके पास भी पर होने चाहिए। तो ये जो चिड़िया या स्पैरो हमारे पास आई है वो हमारे पास क्या आ गई है, वो स्पेसिफिक हो गई है। तो यानी कि हम आम से ख़ास की तरफ मूव करते हुए अपना डिडक्टिव रीजनिंग देते हैं, जिसमें हमने देखा कि तमाम परिंदों के पास जो है वो पर हैं और जो हमारी चिड़िया है वो भी तो परिंदा है, तो इसका मतलब है कि चिड़िया के पास भी पर होंगे। तो ये हमारी डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। जब हम इंडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं तो हम उसमें ख़ास से आम की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास जो चिड़िया है उसके पास पर हैं, ठीक है। अब जो चिड़िया है हमारे पास वो क्या है, वो स्पेसिफिक है या ख़ास है, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि जो चिड़िया है वो बर्ड भी है या परिंदा भी है। और इसके साथ साथ जो ईगल, पैरट, हॉक है, ये सारे भी जो हैं वो परिंदे हैं। देन या फिर हमने इस चीज़ को कंक्लूड किया या ये नतीजा निकाला कि जितने भी परिंदे हैं उन सब के पास पर होंगे। तो यहाँ जो सारे परिंदे आ गए वो हमारे पास आम आ गए, ठीक है। यानी आम जितने भी परिंदे घूम रहे हैं उन सब के पास भी पर होंगे। और हमने ये रीजनिंग कैसे निकाली है, हमने चिड़िया को देखते हुए कि यानी कि ख़ास परिंदे के ऊपर नज़र रखते हुए हमने देखा कि चूँकि चिड़िया एक परिंदा है और उसके पास पर हैं, तो इसका मतलब है जितने भी परिंदे होंगे उन सब के पास पर होने चाहिए। तो इस तरह से हमने अपने हाइपोथेसिस को बना लिया। हाइपोथेसिस के बाद हम करते हैं तजर्बात, ठीक है जी। अब तजर्बात आपने किस लिए करने हैं, ताकि आप बार बार अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें और टेस्ट करने के बाद जो आपके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उनको रिकॉर्ड कर सकें। अब अगर आपके रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे तो आपका हाइपोथेसिस स्ट्रॉन्ग है, अगर आपके रिज़ल्ट्स गलत आ रहे हैं तो आपका हाइपोथेसिस जो है वो कमज़ोर होगा। हाइपोथेसिस के बाद हमारे पास आ जाती है थ्योरी। जब कोई भी हाइपोथेसिस को आप बार बार टेस्ट करते हैं और उसके बावजूद भी वो हाइपोथेसिस आपको सही रिज़ल्ट दे रहा है, यानी कि आप उसको खारिज नहीं कर सकते हैं या आप उसको गलत साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो वेल सपोर्टेड हाइपोथेसिस है। तो इसके बाद उसे क्या किया जाता है कि उस हाइपोथेसिस को मान लिया जाता है कि अच्छा जी ठीक है, परिंदे उड़ रहे हैं और उनके पास पर हैं, तो इसका मतलब है कि स्पैरो भी परिंदा थी तो स्पैरो के पास भी पर लाजमी होंगे। तो ये हाइपोथेसिस आपने क्या किया है कि आपने ये हाइपोथेसिस को मान लिया है। अब सीरीज़ ऑफ हाइपोथेसिस जिनके रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हों या जिनके परफेक्ट सही आ रहे हों वो बना देते हैं एक थ्योरी को। अब एक जो अच्छी थ्योरी होती है वो प्रिडिक्टिव होती है, यानी कि वो प्रिडिक्ट कर सकती है। जैसे कि हमने कहा कि जो स्पैरो है वो एक बर्ड है, ठीक है जी। और जो बर्ड्स होती हैं उनके पास विंग्स होते हैं, तो इसका मतलब है कि स्पैरो के पास भी विंग्स होंगे। हमने ये एक थ्योरी बना दी। अब जो थ्योरी है वो प्रिडिक्टिव होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर हम ये कहते हैं कि भाई ईगल जो है वो भी एक बर्ड है, तो ईगल के पास भी पर होने चाहिए। अगर मैं कहती हूँ कि हॉक है और हॉक जो है वो भी एक बर्ड है, तो हॉक के पास भी पर होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि वो प्रिडिक्ट कर सकती है, बता सकती है कि अच्छा जी एक चीज़ ऐसी है तो उसके पास ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। यानी इसके साथ साथ उसके पास एक्सप्लेनेटरी पावर होती है, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बता सकती है, किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकती है। अगर मुझे कोई कहता है कि भाई स्पैरो जो है उसके पास वो बर्ड है और उसके पास विंग्स भी हैं, क्यों है, तो आपके पास जो थ्योरी है आप उसकी बेसिस के ऊपर उसको कह सकते हो कि भाई इस वजह से, क्योंकि स्पैरो जो है वो बर्ड है और हमने जितने भी बर्ड्स देखे हैं उनके पास पर होते हैं, तो स्पैरो के पास भी पर होंगे। तो दिस इज़ अ थ्योरी। सबसे अच्छा जो फीचर एक अच्छी थ्योरी का होता है वो ये होता है कि वो नए और मुख्तलिफ हाइपोथेसिस को जन्म देती है, यानी कि एक थ्योरी से आप मज़ीद काम निकाल सकते हैं, मज़ीद हाइपोथेसिस या मज़ीद मफरूज़े निकाल सकते हैं। थ्योरी के बाद हमारे पास आ जाता है साइंटिफिक लॉ। अगर एक थ्योरी जो है वो सरवाइव कर जाती है, यानी कि बच जाती है, और हर साइंसदान कहता है कि हाँ भाई मेरे रिज़ल्ट जो हैं वो बिल्कुल ये कह रहे हैं जो ये थ्योरी कह रही है, तो इसका मतलब है कि वो थ्योरी हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता साइंटिफिक लॉ बन जाता है। अब जैसे कि हमने कहा कि जो स्पैरो है वो बर्ड है, तो स्पैरो के पास विंग्स होंगे,
तो इसी तरह से अब जितने भी बर्ड्स होंगे हम ये साइंटिफिक लॉ बना रहे हैं कि उनके पास विंग्स लाजमी होंगे। तो ये हमारी थ्योरी ने कहाँ तक हमें ले गई है, वो साइंटिफिक लॉ तक ले गई है। अब साइंटिफिक लॉ जो है वो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट है या एक हकीकत है, और इसको आप गलत साबित नहीं कर सकते हैं। अब बायोलॉजी में मसला ये है कि बायोलॉजी के अंदर जो साइंटिफिक लॉज हैं वो बहुत कम है, क्योंकि जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है और हर जानदार दूसरे जानदार से मुख्तलिफ तरह से बिहेव कर रहा होता है। लेकिन जो दो इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक लॉ जो बायो में पाए जाते हैं वो आ जाता है हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम, और इसके अलावा मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो कि जेनेटिक्स से रिलेटेड है। तो ये था हमारा आज का लेसन बायोलॉजिकल मेथड के बारे में, जो कि ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट से होते हुए थ्योरी तक ले जाता है, और थ्योरी अगर तजर्बात से बार बार साबित होती जाती है तो वो साइंटिफिक लॉ बन जाता है। अगर इस लेसन से रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।